नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 29 सितंबर को, जो ठीक। तो इसी के तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्या जी, एमसीक्यू। किसका है हमारे पास एमसीक्यू? फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, बायोलॉजी की, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट से आप लोगों को 300 लगभग 300 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ये ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके चुनिंदा है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे। कैसे? जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एमसीक्यूज रहेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, एक आवेशित एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, शून्य, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, या फिर सतह से 45 डिग्री पर होती है। इसका सही आंसर देखिए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सतह के लंबवत होती है। किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस सतह के लंबवत होगी, ठीक। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, आवेश, धारिता, विद्युतीय क्षेत्र, या फिर विद्युतीय धारा। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय क्षेत्र। क्या चीज? विद्युतीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है W इज इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन बी है W इज इक्वल टू पी ई टेन थीटा। ऑप्शन सी है W इज इक्वल टू पी ई सेक थीटा। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या चीज के लिए? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत को घुमाने के लिए जो शक्ति या फिर जो कार्य लगता है उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट, एंड ऑप्शन डी है न्यूटन वोल्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? न्यूटन कूलम। न्यूटन कूलम है इसका सही आंसर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलम। अगला प्रश्न है, प्रत्येक एक कूलम के दो आवेश को, क्या चीज? एक कूलम के दो आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। यहाँ पर एक आवेश ए और यहाँ पे एक आवेश बी है, ठीक। और दोनों में कितना कूलम है? 1 कूलम इसमें भी है, 1 कूलम इसमें भी, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल क्या होगा? ऑप्शन ए है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन बी है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन सी है 1.1 इंटू 10⁻⁴। एंड ऑप्शन डी है 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक। इसका अगर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच, ठीक। दोनों आवेश में एक कूलम आपका क्या है? आवेश है, और दोनों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक। तब इसमें बल ये लगेगा आपका। अगला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 4 आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा? ऑप्शन ए है F इज इक्वल टू ई बटे क्यू। ऑप्शन बी है F इज इक्वल टू क्यू बटे ई। ऑप्शन सी है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। एंड ऑप्शन डी है F इज इक्वल टू ई माइनस क्यू। इसका सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, ठीक। तो उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। माना कोई वस्तु है, ठीक, तो उस वस्तु में अगर 1 कूलम ऋण आवेश है, ठीक है, तो सामान्य अवस्था में उसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछा गया है। ऑप्शन ए है 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10⁻−19। ऑप्शन सी है 6.25 इंटू 10⁻15 एंड ऑप्शन डी है 6.25 इंटू 10⁻13। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 6.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है एक कूलम ऋण आवेश और सामान्य अवस्था की अगर तुलना करें तो किसी वस्तु में, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक आवेश जो एक विद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है तो एक बल F का अनुभव करता है, ठीक। यदि आवेश की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो आवेश पर लग रहा बल क्या होगा। मान लीजिए एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, ठीक, जो क्या जी विद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर, माना ये विद्युत द्विध्रुव, ठीक, तो यहाँ से इतना दूरी पर है मान लो, ठीक। तो इस दूरी को हम क्या कर देते हैं, दुगुनी कर देते हैं। दूरी को क्या कर सकते हैं, दूरी को दुगुनी कर देते, ठीक है। तो आवेश पर जो बल लग रहा है, ठीक, आवेश पर जो बल लग रहा है वहाँ बल क्या होगा, इसको पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 2F, दोगुना हो सकता है, नहीं। ऑप्शन बी है F/2, ऑप्शन सी है F/4, ऑप्शन डी है F/8। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F/8। मतलब जो जो एक नॉर्मल दूरी में F बल अनुभव कर रहा था, ठीक, अगर आवेश की दूरी को हम दोगुनी कर देते हैं तो सीधा जो बल है आपके 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 गुना कम हो जाएगा मान लीजिए, ठीक। अगला आप देखते हैं, मतलब इसके 8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। ऑप्शन बी है 2.6 इंटू 10⁻−10 कूलम। ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम एंड ऑप्शन डी है 1 क्रॉस 10⁻+19 कूलम। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, ठीक। मैक्सिमम पूछने वाला प्रश्न है, ठीक, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कूलम बल होता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों। क्या जी, केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 3 इंटू 10⁻0 ESU, ऑप्शन बी है 9 इंटू 10 ESU, ऑप्शन सी है 8.85 इंटू 10⁻12 ESU एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 इंटू 10⁻0 ESU एक कूलम में आवेश होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। किसी आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है कूलम प्रति मीटर एंड ऑप्शन डी है कूलम मीटर। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम प्रति मीटर, ठीक। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एक ही है, ठीक, लेकिन इसका आंसर यही होता है, कूलम प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, वायु का परावैद्युतांक क्या होता है। ऑप्शन ए है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है अनंत एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु का जो परावैद्युतांक होता है हमेशा 1 होता है, आपको याद रखना, ठीक, क्या होता है, 1 होता है। अगला प्रश्न है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का गुना होता है या फिर कितने गुना होता है। ऑप्शन ए है ε0, एप्सिलॉन ए वाला होता है ना, ठीक, ε0 या फिर ε0 का इनवर्स, ऑप्शन डी है बी है। ऑप्शन सी दिया गया थी 4/ε0 का
इनवर्स, एंड ऑप्शन डी है क्या चीज 4/ε0। ठीक, अगर इसका सही आंसर देखेंगे जिसका सही आंसर होता है ε0 का इनवर्स, मतलब ए वाला। कौन सा? ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन का इनवर्स, ये होता है आपका सही आंसर। किसके लिए? वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का आवेश इनके गुणक बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ऑप्शन ए है अचर, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है चालक के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तनीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या होता है, आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमेशा शून्य होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद वाला प्रश्न, अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन डबल हो गया है जी। ठीक, इसका सही आंसर मैं बताया था, कूलम प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब मान लो किसी वस्तु है, ठीक, और उस वस्तु को हम लोग आवेश देंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है उसको बताना है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, दोनों हो सकता है। तो आवेश की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, एंड ऑप्शन डी है कूलम प्रति न्यूटन। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश क्यू है। मान लो एक चालक खोखले गोला है, उसके केंद्र पर आवेश क्यू है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक के बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा? ठीक, उसके गोले, मान लो ये गोला है, ठीक, ये गोले के केंद्र में जो आवेश है आपका क्यू है। ठीक, चालक के नेट आवेश, जो इसका नेट आवेश क्या है? शून्य है। तो इसके बाहर में, बाहर ही सतह है जिस पर आवेश को आपको बताना है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है सी माइनस क्यू, एंड ऑप्शन डी है 3Q। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? क्यू। मतलब चालक के केंद्र पर जितना आवेश है उतना ही चालक के बाहर भी रहेगा। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? मान इसमें क्या दिया है कि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसकी धारिता क्या है आपके 5 म्यू एफ मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। ठीक, तो बड़ी बूंद की धारिता आपको बतानी है। ठीक, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 50। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं। मान लो दो गोले हैं और ये दोनों क्या है? सुचालक है। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग क्या दे दिए? आवेश। ठीक, आवेश कर दिए। ठीक, इसके बाद इसको क्या कर दिए हम लोग? जोड़ दिए। जोड़ दिए तब क्या होगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी है दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी है ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। क्या चीज? आवेश जो है संरक्षित रहेगा, ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं रहेगा। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र का मात्रक किसके समतुल्य नहीं है? ऑप्शन ए है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति कूलम, एंड ऑप्शन डी है जूल प्रति कूलम मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलम के समतुल्य नहीं होता क्या चीज? विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अगला प्रश्न है एक विद्युत द्विध्रुव से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए है 1/r ए एक है, ऑप्शन बी है 1/r का घात 3,
आपके ऑप्शन सी है 1/r⁴ के एन ऑप्शन डी है r⁴ के। ठीक, यहाँ में जो आपको ये ए दिख रहा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, ए नहीं है ठीक, ए सी ये भी ए टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको आपको नहीं लेना। ठीक, ऑप्शन क्या है 1/r या फिर 1/r⁴ या फिर 1/r⁴ या फिर r⁴ किसके अनुक्रमानुपाती होता है आपको बताना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ठीक इसकी दूरी पर एक बिंदु स्थित है ठीक, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/r⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए है संरक्षी, ऑप्शन बी है असंरक्षी, ऑप्शन सी है कहीं संरक्षी होती है तो कहीं असंरक्षी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो नाम से ही हो रहा है स्थिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी धारिता 5 को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 के कम से कम कितने सांधारित्र की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न है 15 μF वाले संधारित्र को 20 kV के एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 3 kg, ऑप्शन बी है 10 किलो जूल, ऑप्शन सी है 100 किलो जूल, एंड ऑप्शन डी है 5 किलो जूल। इसका अगर सही देखेंगे हम लोग आंसर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 kg। ठीक, 3 किलो जूल। अगला प्रश्न है 3 सांधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है 9 μF है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 μF। इसके लिए फार्मूला आता है ठीक, तो फार्मूला बताने के लिए फिलहाल थोड़ा सा टाइम नहीं है। इसका फार्मूला के लिए मैं बाद में आप लोगों को एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक, जो आपके इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि अभी टाइम कम है इसी कारण है। बाकी थोड़ा सा देख लिए रहो, फार्मूला आप लोग बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा। मान लीजिए 2 आवेश है ठीक, तो उन दोनों आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दें तो जो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा उसको बताना है। ठीक, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम यूनिवर्स। ठीक, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न है ठीक, 13 नंबर का प्रश्न है यदि 2C आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 20 कार्य करना पड़ता है तो उस दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच विभवांतर होगी 10। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो यहाँ 2 जो विद्युत रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। वहां पे मैं क्या चीज वायु का बताया था, वायु का कितना था 1 था ठीक, तो अगर धातु की बात करें तो धातु का परावैद्युतांक ना अनंत होता है, क्या चीज इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर। ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत आता है देखना, कई बार इसको अभी तो जोड़ी मिलाओ दिया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है जोड़ी मिलान भी इसको दिया सकता है या फिर कूट में भी इसको दिया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है MLT -3A -1। देखो इसका डायरेक्ट मैं सही आंसर बता देता हूँ भाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक, यहाँ थोड़ा सा उधर आ गया लेकिन नहीं है, गलत है। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एम्पियर मात्रक है, मतलब एम्पियर जो है किसका मात्रक है आपको बताना। ऑप्शन ए है विभवांतर का, ऑप्शन बी है आवेश का, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का, एंड ऑप्शन डी है धारा का। तो एम्पियर जो है मात्रक होता है किसका, धारा का मात्रक होता है एम्पियर।
अगला प्रश्न है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। ऑप्शन ए है अणुओं का प्रवाह, ऑप्शन बी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ऑप्शन सी है धनावेशों का प्रवाह, एंड ऑप्शन डी है आयनों का प्रवाह। तो किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्या चीज? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धारा का प्रवाह बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग धारा का प्रवाह भी बोल सकते हैं। ठीक, विद्युत प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है लंबाई पर, ऑप्शन बी है व्यास पर, ऑप्शन सी है द्रव्यमान पर, एंड ऑप्शन डी है पदार्थ पर। तो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वह निर्भर करता है किस पर? पदार्थ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी सही। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति चालक। जो अति चालक होते हैं, थोड़ा सा भी ताप उसमें बढ़ा दो तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? खो जाती है, फिर भंग हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अति चालक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान आपस में बदल देने पर सेतु का संतुलन प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन सी है किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं के लिए आवेश संरक्षण को दर्शाता है। एंड ऑप्शन डी है धारा नियंत्रक को विभव विभाजक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखो, इसमें अगर असत्य कथन की बात करें तो इसका असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान आपस में बदल देने पर सेतु का संतुलन प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं है, प्रभावित नहीं होता। ठीक, तो एक कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी है एक गलत कथन। ठीक, बाकी सब आपके सत्य कथन। ए भी सत्य कथन है, सी भी सत्य कथन है, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी सत्य कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी को बी और डी के बीच तथा धारामापी को ए और सी के बीच जोड़ा जाता है। तो संतुलन की स्थिति में निम्न बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है बी और डी के बीच, ऑप्शन बी है ए और सी के बीच, ऑप्शन सी है ए और डी के बीच, और ऑप्शन डी है बी और सी के बीच। इसका सही आंसर देखिए, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी के बीच क्या है? विभवांतर जो है शून्य हो जाता है। क्या आप बोल रहे हैं? यहीं पे देखो, धारामापी को ए और सी के बीच जोड़ते हैं। ठीक, तो जहाँ पर धारामापी जुड़ता है वहीं पे विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः प्रदर्शित करते हैं आवेश एवं द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को। ऑप्शन बी है आवेश एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों को, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के नियमों को, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो किरचॉफ के प्रथम, कौन सा प्रथम और द्वितीय नियम जो है आपके आवेश एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है विभवमापी, ऑप्शन बी है मीटर सेतु, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, एंड ऑप्शन डी है कैरी फॉस्टर सेतु। ठीक, देखो मीटर सेतु से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक, सेतु से इसको समझ सकते हो। ए मीटर सेतु होता ही है, के ए भी होता है। ठीक, अब बच गया कौन? विभवमापी और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो उपकरण नहीं होता वहाँ होता आपका विभवमापी। विभवमापी है जो है विद्युत आपके व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओमी प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है संधारित्र डायोड, ऑप्शन बी है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, एंड ऑप्शन डी है तांबे का तार। तो जो ओमी प्रतिरोध होता है एक तांबे का तार होता है। क्या होता है? तांबे का तार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। जो अतिचालक पदार्थ की चालकता के बारे में आपको बतानी, अनंत होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है या फिर शून्य होती है। ठीक, तो जो अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी, अनंत होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओनली ओम। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के किस अभिलक्षण द्वारा चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया गया इसके लिए, केवल अनुगमन वेग से, केवल ऊष्मीय वेग से, अनुगमन एवं ऊष्मीय वेग दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज, केवल अनुगमन वेग से हम लोग पता लगा सकते हैं क्या चीज, प्रभावित धारा का मान। किसमें, इलेक्ट्रॉन के किस अभिलक्षण द्वारा चालक में आपको प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को पता कर लेंगे ना, तो उसके धारा का भी मान पता चल जाएगा हमको। अगला प्रश्न है, संतुलन स्थिति में विभवमापी का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है अल्प एंड ऑप्शन डी है उच्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। क्या होता है, संतुलन की स्थिति में विभवमापी का प्रतिरोध, संतुलन की स्थिति में बात कर रहे हैं, संतुलन की स्थिति में विभवमापी का जो प्रतिरोध है अनंत तक होता है। अगला प्रश्न है, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। विभवमापी की सुग्राह्यता कब बढ़ती है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने से, ऑप्शन बी है विभवमापी की तार की लंबाई को बढ़ाने से, ऑप्शन सी है विभवमापी की तार की लंबाई को कम करने से, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज, विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं। जब तार की लंबाई को बढ़ाते हैं ना, तो विभवमापी की सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि एक विभवमापी के विभव प्रवणता आधी कर दी जाए, क्या चीज, विभव प्रवणता को आधी कर दी जाए, तब क्या होगा? शून्य विक्षेप की स्थिति में वही रहेगा, संतुलन लंबाई दोगुनी हो जाएगी, सेल का विद्युत वाहक बल आधा हो जाएगा, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज, संतुलन लंबाई दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो संतुलन लंबाई है वहाँ दोगुनी हो जाएगी। कब? जब हम लोग विभव प्रवणता को आधा कर देंगे। अगला प्रश्न है, विभवमापी की तार की लंबाई 10 मीटर है तथा उसके सिरों पर 2 वोल्ट की विद्युत वाहक बल का संचायक सेल जोड़ने पर विभव प्रवणता वोल्ट सेंटीमीटर में क्या होगा? इसका सही आंसर है 0.002। ठीक, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा फार्मूला के साथ। ठीक है, फिलहाल इसको देख लेते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है, विभवमापी के प्रयोग में अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है जबकि प्राथमिक परिपथ में लगे संचायक सेल तथा द्वितीयक परिपथ में लगे प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी है तार के धनात्मक सिरे और जॉकी के बीच का विभवांतर प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। ऑप्शन सी है तार के धनात्मक सिरे और जॉकी के बीच का विभवांतर संचायक सेल के विभवांतर के बराबर हो जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसा कब होता है, जब तार के धनात्मक सिरे और जॉकी के बीच का विभवांतर जो है प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तब क्या होता है, अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज के इस वीडियो की टोटल 50 MCQs। मैं आप सभी को बोला था कि हम लोग आज के इस वीडियो में लेक्चर में कितना करेंगे, 50 MCQs, क्योंकि देखो टाइम कम है और मैं आप लोगों को टोटल 300 MCQs कराना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक रहे। 300, ठीक, तो लगभग 6, ठीक, ज़्यादा का 6, जो 6 आपके जो वीडियो रहेगा ना उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सब सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिक्स से बस का, ऐसा नहीं है, या फिर तीनों मिला 300 नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिजिक्स का 300 करा देंगे, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी 300 MCQs करा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। जो
इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को शेयर करके ज़रूर जाना, ठीक है। और जो लोग नए हों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, एडिटिंग करना पड़ता है, कंटेंट लाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद फिर वीडियो बनाने में बहुत थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तभी आप लोगों को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और कुछ गलती हो, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगला वीडियो आपका रहेगा केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, ऐसा करके वीडियो जो क्या है वीडियो चैनल में डलती ही जाएगी, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो होम साइंस का पार्ट है इसी में, है ना, तो होम साइंस के लिए मैं आप लोगों को एक नोट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लोगों का पूरा टोटल एमसीक्यू रहेगा, कम से कम 300 के आसपास के एमसीक्यू आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि क्या है, कैसा है और किस टाइप का आपका एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।